तो ये स्थिति इन कारणों से बनी है। इस स्थिति का ये छोटा सा इतिहास है जो आपने सबने देखा पिछले जून से लेकर और अब तक। आज जो स्थिति हम देख रहे हैं उसके पीछे सरकार का एक षड्यंत्रकारी रवैया रहा है, जिसके चलते क्रोधित किसान दुखी मन से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और दिल्ली के दरवाजे पर खड़ा है। एक तो आपने किसान को सड़क पर आने को मजबूर कर दिया, और वहीं दूसरी ओर आपके मंत्री, आपके राज्यों के मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान देकर किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। कुछ मंत्री हमारे किसानों को चीन और पाकिस्तान का एजेंट करार कर देते हैं, और पड़ोस के हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्हें खालिस्तानी करार कर देते हैं। माफ कीजिएगा, चाटुकार मीडिया में तो प्लांट भी कराया जाता है कि ईडी की जांच होगी, किसानों की फॉरेन फंडिंग हो रही है। मजाक बना रखा है आपने। देश के किसान हैं, 62 करोड़ किसान हैं इस देश में, लाखों किसान बाहर दरवाजे पर खड़े हैं दिल्ली के, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं उनके विषय में। इस देश के किसानों की समस्या की मुख्य वजह क्या रही है? एमएसपी। स्वामीनाथन कमेटी के बारे में आप बार बार बोलते हैं कि हमने लागू कर दी। पूछिए ना कौन सा फॉर्मूला लागू किया। किसान उससे व्यथित हैं, और अब आपने एपीएमसी और एमएसपी पर बहुत बड़ा एक संकट ले आए, जिससे किसान क्रोधित हुए हैं। सीधे सीधे आपने एपीएमसी व्यवस्था पर चोट की है, जिसके चलते आपने एमएसपी पर भी चोट की है। मेरे साथी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने परसों बहुत स्पष्ट तौर पे एमएसपी का मुद्दा समझाया था आपको। तो अपने पूंजीपति मित्रों को मुनाफा पहुंचाने की नीयत से ही जो जमाखोरी को प्रोत्साहन देने के लिए इन कानूनों को लागू किया जा रहा है, यह स्पष्ट हो जाता है। कृषि मंत्री गलती से ही सच निकल गया उनके मुंह से। उन्होंने तो परसों एक इंटरव्यू में बोल ही दिया कि अगर हम ये कानून वापस लेते हैं तो उद्योगपति हमारे पास आएंगे और कहेंगे ये कानून वापस क्यों ले रहे हैं। उन्होंने तो उद्योगपतियों के नाम भी लिए। ये हम भूल जाते हैं, सरकारें भूल जाती हैं कि लॉकडाउन में अगर एक वर्ग निरंतर काम कर रहा था तो वो था इस देश का किसान। लॉकडाउन में भी वो खेत में था। इस देश की अर्थव्यवस्था में अगर कुछ भी बचा है इस लॉकडाउन के बाद, तो वो इस किसान की मेहनत का नतीजा बचा है। एक तरफ किसानों से वार्तालाप का स्वांग रचा जा रहा है, ढोंग किया जा रहा है। वहां वार्तालाप शुरू होने से पहले वाराणसी में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये कानून वापस ही नहीं लिए जाएंगे। क्या ऐसे होती हैं समझौता वार्ताएं? हमने भी कई समझौता वार्ताएं की हैं। आप पहले ही दरवाजे बंद कर दो अपने दिमाग के, राजधानी के दरवाजे बंद कर दो, और फिर कहो कि हम आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। आपकी नीयत स्पष्ट हो जाती है कि आप नहीं चाहते कि ये वार्तालाप सफल हो, आप नहीं चाहते कि किसानों की बात माने, आप नहीं चाहते कि आप ये कानून वापस लें, क्योंकि आपके मंत्री, कृषि मंत्री स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि उद्योगपति नाराज हो जाएंगे। नोटबंदी से लेकर और कृषि के इन 3 काले कानूनों तक का सफर अगर आप मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल का देखेंगे तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि जो जो निर्णय उन्होंने स्वयं लिए, जिसमें पिछली सरकारों का कोई योगदान नहीं था, वो निर्णय इस देश को नागवार गुजरे हैं, इस देश को नुकसान पहुंचा कर गए हैं। मैं यहां से एक घोषणा करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद का, जो किसानों के समर्थन में भारत बंद का आह्वान हुआ है, उसका पूरे तौर पे समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। राहुल गांधी जी ने हस्ताक्षर अभियान, किसान सम्मेलन, ट्रैक्टर रैलीज करके एक जो आवाज़ उठाई थी किसानों के पक्ष में, उसी आवाज़ को हम बुलंद करते हुए 8 दिसंबर को हमारे ज़िला मुख्यालयों पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालयों पर, तमाम जगह प्रदर्शन किए जाएंगे और इस बंद को सफल बनाने में कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। The entire world is witnessing the plight of our farmers. The entire world is seeing the horrible sights of farmers sitting outside the capital in the middle of night during winters, waiting for the government to listen to them. After all, we need to ask the fundamental question: how did we reach this situation? In the middle of a COVID pandemic,
the government in June surreptitiously brings ordinances. Why was the hurry? Everybody wants to know what was the hurry. The entire country was focused on COVID and its fallout, the economic fallout, the social fallout, the health fallout. But the government was busy surreptitiously bringing ordinances to help its industrialist corporate friends. Where was the need for the hurry even during the parliament session? Why were these bills enacted so fast? You suspended the opposition parties from the parliament. You did not follow parliamentary procedure and hurried through the passing of the bills. Where was that need? Why was the hurry shown? After all, what are the reasons that the same farmers were not taken into consideration, their advice was not taken into consideration? Now you are hiding behind the so-called interests of the farmers. If you were really bothered about the interests of the farmers, you would have taken their advice before forming these legislations supposedly in their favor. So what we are seeing today is a result of a conspiracy between government and its corporate friends, wherein the victim would be the farmers. And the farmer knows this. The farmer knows his and her interests much more than those of us sitting in powerful positions, whether in government or in parties. On the one hand, you force the farmer to come on the roads fighting for his and her rights. On the other hand, your ministers in the states and in your union cabinet make such horrible, humiliating comments. It appears as though you don't treat the farmers as your own. You have a minister in Haryana who accuses the farmer of being agents of China and Pakistan. I mean, ridiculous as it can be. You have the chief minister of Haryana who calls them Khalistani. And there is a section of the media, I'm afraid, who is more loyal than the king. That section of the media has been running stories that there will be ED investigation into foreign funding of these farmer protests. I mean, if it was not so tragic, it would have been laughable. The complaint of the farmer has been MSP. That has been a bone of contention. You kept saying that you are delivering on the Swaminathan Commission report, but the formula you adopted was not adhering to the Swaminathan Commission report. My colleague Randeep Singh Surjewala ji has elaborated on this day before yesterday, so I don't need to go down that road again. Now with the new legislations, what you've done is you've attacked the very structure of the APMC, thereby attacking the MSP itself. The entire APMC regime is what supports the MSP. So in the absence of the APMC regime, where will you give the MSP? How will you give the MSP? Therefore, the demands of the farmers are absolutely valid. Their apprehensions are absolutely valid. Their fears are absolutely justified. We all know why you are so keen on these legislations. But we should not forget, especially those of us sitting in powerful positions in governments and parties, that even during the lockdown when we were all sitting in our houses, well, not most of you were not, you were still working hard. If there was one section which was working day in and day out, it was the farmers. They were on their fields. It's because of them that the economy still has some saving grace left. On the one hand, you were talking about your intention to talk to the farmers, to engage with them. On the other hand, in Varanasi, the Prime Minister stands and says, no, the laws will not be rolled back. Is this how you do? Is this how you engage with people who are upset with any of your legislations? We've engaged with a lot of such groups. This is no way. You shut your minds. You shut the doors of the capital. You don't allow them in. You don't allow them to talk to you. And then you expect them to listen to you. That's not possible. The Agriculture Minister of India, I don't know how, but he somehow couldn't control himself. He said, if we withdraw these legislations, some corporates will get angry and they'll ask us, they'll question us, why are you withdrawing these legislations?
So some truth somewhere in this government came out, something which we've all along known, the farmers have known it. Now it has come from the agriculture minister's own mouth. From Notbandi, demonetization, to these 3 black laws, one thing is very clear: whenever the Prime Minister has done something on his own, with no traces, no institutional wisdom from previous governments, the situation has been disastrous. The results have been disastrous. From here, I would also like to announce that the Congress party extends its wholehearted support to the Bharat Bandh on 8th of December. Our leader, Mr. Rahul Gandhi, through tractor rallies, signature campaigns, Kisan Sammelans, has been raising the party's voice in support of the farmers. All our district headquarters and Pradesh headquarters will participate in this Bandh. They will hold demonstrations and ensure that the Bandh is successful. Thank you. यह सोचने का विषय हम सबके लिए है, क्योंकि भारत की साख की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की तो नहीं है, हम सबकी है। हम सब चिंतित हैं ये देखते हुए कि पूरा विश्व इस बारे में चर्चा कर रहा है और अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा। सरकार को चाहिए जल्द से जल्द इस स्थिति को बचाया जाए, ताकि हमारी और जगहंसाई न हो। पूरा विश्व हमारे किसानों के बारे में जिस तरह से बात कर रहा है, इस आंदोलन के बारे में जिस तरह से बात कर रहा है, देश की छवि को भारी नुकसान हो रहा है। नंबर 1, कांग्रेस पार्टी जो परंपरागत सोच है इस तरह की मुद्दों पर, हम सीना चौड़ा करके बोलते कि हमारे अंदरूनी मामलों में आप दखल मत दीजिए, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर चुनाव के प्रचार में हिस्सा लेते हैं, तो हमें भी बोलने में अब थोड़ा सकुचाहट होती है, शर्म आती है। अब कैसे, किस मुंह से हम किसी को कुछ बोलें? परंपरागत सोच बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं कि देश के अंदरूनी मामलों में बाहर के किसी व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए। यह परंपरागत सोच हम पर भी लागू होती है, जिस तरह से कनेडियन प्राइम मिनिस्टर पर लागू होती है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर पर भी लागू होती है। तो ताली दोनों हाथों से बजती रहनी चाहिए, हमारी सोच यह है। अफसोस कि हमारे प्रधानमंत्री की सोच यह नहीं है। नंबर 2, जो कृषि राज्य मंत्री ने कहा किसानों को वो स्वीकार्य नहीं है, वो आपने कल देख लिया। किसानों की जो मांग है वो बार बार रख चुके हैं सरकार के सामने। सरकार को चाहिए कि उनकी मांग माने। जो इस तथाकथित चिट्ठी बम की आप बात कर रहे हैं, खैर मैंने उसके बारे में नहीं देखा है, लेकिन उसका उत्तर बड़ा स्पष्ट है। जिन्होंने लिखा वह भी जानते हैं कि उनमें से जो भी नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, उन पर से वो सारे आरोप हट जाएंगे। नंबर 2, आपने जेडीएस के कुमारस्वामी जी के बयान पर आपने कुछ बोला है। कर्नाटका में सांप्रदायिक ताकतों को हराने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सलाह उनको देश के पूर्व प्रधानमंत्री, हम सबके आदरणीय माननीय एचडी देवेगौड़ा साहब से लेकर फिर ये बयान देने चाहिए। हम चाहते हैं कि उनसे वो सलाह ले लें ऐसी बात कहने से पहले। ये एक ऐसा विषय है, ये एक ऐसी डिबेट है जो निरंतर होते रहनी चाहिए। इस डिबेट से परिभाषाएं उत्पन्न होती हैं। सेंट्रिज्म की परिभाषा, हम अपने आप को बड़े गर्व से कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक सेंट्रिस्ट पार्टी है। सेकुलरिज्म की परिभाषा, ये तमाम परिभाषाएं हर नई पीढ़ी के लिए इन्हीं डिबेट्स से निकल कर आती हैं। अगर हम किसी एक ऐसी पार्टी के विरुद्ध हैं जो सिर्फ हिंदुओं की बात करे, पूरे देश की बात न करे, तो हम ऐसी पार्टी के भी विरुद्ध हैं जो सिर्फ मुसलमानों की बात करे और पूरे देश की बात न करे। क्योंकि सेंट्रिज्म, सेकुलरिज्म और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के हर वर्ग की बात करती है। वो जातियों में मतभेद नहीं रखती, वो धर्मों में भेद नहीं रखती, वो भाषाओं में भेद नहीं रखती। और इस पीढ़ी के लिए भी यह परिभाषा फिर से
बाहर आनी जरूरी है, सार्वजनिक होनी जरूरी है कि क्या परिभाषा होती है सेंट्रिज्म की। सेंट्रिज्म का मतलब यह नहीं है कि लेफ्ट को भी रिजेक्ट कर दो और राइट को भी रिजेक्ट कर दो। सेंट्रिज्म का मतलब यह है कि लेफ्ट और राइट दोनों का सम्मिश्रण हो, न एक्सट्रीम लेफ्ट की स्थान होता है, न एक्सट्रीम राइट का स्थान होता है, यह होता है सेंट्रिज्म। तो उनका जो बयान है उससे इस परिभाषा पर डिबेट होना बहुत आवश्यक है। किसानों पर कोई प्रश्न कम है आज, क्या बात है? 2 ही 3 प्रश्न आए, सबसे ज्यादा तो पॉलिटिकल प्रश्न आए। तो अब 8 तारीख का बंद सफल होगा। नहीं, कई लोग, आप उस दिन संसद में अगर पूरी प्रक्रिया फॉलो करते तो तथाकथित जो एनडीए के पार्टनर्स हैं वो भी खुलकर बाहर आते। जरूरत नहीं है, सबको आना ही पड़ेगा। किसान को आप कैसे इग्नोर कर देंगे? किसान की मांगों को आप कैसे दरकिनार कर देंगे? आपको उन्हीं के पास जाना है, बार बार जाना है।